कि जिस तरीके से जेनजी नेपाल में किया, जेनजी कहीं करेगा, भारत में होगा, ये जिस तरीके से बीजेपी माहौल बना रही है ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, जनता है, बहुत धैर्यवान है, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। अगर कहीं से वायलेंस होता है तो सरकार की तरफ से पहल होती है, जनता की तरफ से नहीं होती। आप रिसेंट के आंदोलन, चाहे किसान आंदोलन है या कुछ भी आंदोलन उठाकर देख लीजिए। दूसरा, जेनजी कहते किसको है? जेनजी उनको कहते हैं जिनका जो 1997-90 के बाद और 2012 डिजिटल एज में पैदा हुए, सोशल मीडिया के जमाने में जो लोग पैदा हुए हैं, और उनकी जनसंख्या हमारे देश में लगभग 40 करोड़ है। ये सरकारी आंकड़े, लगभग 40 करोड़ है 15 साल से 28 साल के जो उम्र के लोग हैं वो। तो क्या उनको अच्छी शिक्षा की जरूरत नहीं है? उनको नौकरी की जरूरत नहीं है? अगर उनके बारे में बात हो, अगर ये बात हो कि अगर नौकरी सरकार नहीं देगी तो वो आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन का मतलब हमेशा वायलेंस भरा आंदोलन तो नहीं होता ना रोमाना जी, पीसफुल आंदोलन भी हो सकता है। तो इसका कहां से आप कहां पर लिंक जोड़ रहे हैं? अगर वो जेनजी आज आंदोलन करने बिहार में बीपीएससी के किसी मुद्दे पर उतरेंगे, आप उन पर लाठी चार्ज करेंगे, तो वायलेंस जेनजी की तरफ से नहीं हो रहा है, वायलेंस सरकार की तरफ से हो रहा है, बीजेपी और जदयू की तरफ से हो रहा है। पहले तो बरतानिया हुकूमत को उखाड़ के फेंक कर हमने प्रजातंत्र को स्थापित किया है, और भारतीय जनता पार्टी जो प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती, उनको भी ये देश उखाड़ कर फेंकेगा और फिर प्रजातंत्र की स्थापना करेगा। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हुई। भाजपा का 10 साल से नारा है दाग अच्छे हैं, और आज लगता है कि डर अच्छा है। ये जो डर सता रहा है ये अच्छा है, ये प्रजातंत्र की स्थापना के लिए। क्यों मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देना नहीं चाहता चुनाव आयोग? क्यों वीडियो फुटेज देना नहीं चाहता चुनाव आयोग? अगर गंभीरता से इतने सारे पत्र सीआईडी लिख रही है कि हम चोर को पकड़ना चाहते हैं, तो आप चोर को बचाने में क्यों लगे हुए हैं? ये देश आपसे जानना चाहता है। पिक्चर चालू करो बे। कि भारत हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जाना गया है। बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़ी बड़ी सत्ता यहाँ से गायब हुई है, हटाया गया है, बड़े बड़े सत्ता को हटाया गया है। तो यह कह देना कि जिस तरीके से जेनजी नेपाल में किया, जेनजी कहीं करेगा, भारत में होगा, ये जिस तरीके से बीजेपी माहौल बना रही है ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, जनता है, बहुत धैर्यवान है, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। अगर कहीं से वायलेंस होता है तो सरकार की तरफ से पहल होती है, जनता की तरफ से नहीं होती। आप रिसेंट के आंदोलन, चाहे किसान आंदोलन है या कुछ भी आंदोलन उठाकर देख लीजिए। दूसरा, जेनजी कहते किसको है? जेनजी उनको कहते हैं जिनका जो 1997-90 के बाद और 2012 डिजिटल एज में पैदा हुए, सोशल मीडिया के जमाने में जो लोग पैदा हुए हैं, और उनकी जनसंख्या हमारे देश में लगभग 40 करोड़ है। ये सरकारी आंकड़े, लगभग 40 करोड़ है 15 साल से 28 साल के जो उम्र के लोग हैं वो। तो क्या उनको अच्छी शिक्षा की जरूरत नहीं है? उनको नौकरी की जरूरत नहीं है? अगर उनके बारे में बात हो, अगर ये बात हो कि अगर नौकरी सरकार नहीं देगी तो वो आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन का मतलब हमेशा वायलेंस भरा आंदोलन तो नहीं होता ना रोमाना जी, पीसफुल आंदोलन भी हो सकता है। तो इसका कहां से आप कहां पर लिंक जोड़ रहे हैं? अगर वो जेनजी आज आंदोलन करने बिहार में बीपीएससी के किसी मुद्दे पर उतरेंगे, आप उन पर लाठी चार्ज करेंगे, तो वायलेंस जेनजी की तरफ से नहीं हो रहा है, वायलेंस सरकार की तरफ से हो रहा है, बीजेपी और जदयू की तरफ से हो रहा है। तो ये जो आप जिस कन्विक्शन से एक सेकंड कंचना, लेकिन आपने जिस कन्विक्शन से यहाँ पर जेनजी को लेकर अपनी बात रखी, मैं तो हैरान हूँ। अभय दुबे जी तो यही कहते रह गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वो जो सोशल मीडिया पर पोस्ट है वो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने किया है, और अभय जी तो इसी बात को लेकर खुश हैं कि बीजेपी भय में है, डर अच्छा है। अभय जी तो यही कहते रह गए। हाँ, आप जरूर यहाँ पर जेनजी को गलत, अभय जी को भी आप गलत कोट कर रही हैं, राहुल गांधी जी को भी आप गलत कोट कर रही हैं। महात्मा गांधी जी पीसफुल आंदोलन करते थे, अंग्रेजों में भय नहीं था क्या? अच्छा, महात्मा गांधी जी पीसफुल आंदोलन करते थे, अंग्रेजों में भय नहीं था क्या? डर नहीं था क्या? डर के भाग गए अंग्रेज यहाँ से। तो आप हमेशा वायलेंस पे क्यों उतर जा रहे हैं? वायलेंस का नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है? भाई, जेनजी को भी रोजगार चाहिए, जेनजी को भी शिक्षा चाहिए, जेनजी को भी भूख लगती है। आपने ये जो अपना नजरिया रखा, मैंने एक्चुअली ये नजरिया नहीं सोचा था। मैं तो नेपाली तक और बांग्लादेश तक ही पहुंच रही थी। आपने एक अलग नजरिया दिया मुझे। अब सवाल यह है सर कि ये सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जेन जी, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स संविधान बचाएंगे, और खुद मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं क्यों करूंगा, यही बचा लेंगे, बस मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं। मतलब करना क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी? कंफ्यूज्ड हैं क्या राहुल गांधी? अभय जी, मेरे देश का जो नौजवान है वो संविधान की रक्षार्थ और सीमा की रक्षार्थ अपने प्राणों को आहूत तक कर देता है, ये इतिहास साक्षी है। रोमाना जी, कभी कोई मुख्य आरोपी पकड़ा जाता है ना, चोर, तो जो सह आरोपी है ना, वो जगह जगह से आवाज लगाते हैं कि हम नहीं शामिल थे, ये तो गलत आरोप है उस पर। अरे आप पे तो आरोप लगाए नहीं थे साहब, आप क्यों तिलमिला गए? राहुल गांधी जी ने 3 सवाल किए।
उन्होंने कहा सीआईडी ने आपको 18 पत्र लिखे, आपने अनैतिक तरीके से वोट हटाए और डेस्टिनेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दे दीजिए, आप डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस दे दीजिए और ओटीपी ट्रेल दे दीजिए। के शर्मा जी प्लीज मतलब घर का एड्रेस पूछा उन्होंने जहां से वोट चोरी हो रहा है, सवाल नोट कर लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। उस कमरे का एड्रेस दीजिए। उस कमरे का चुनाव आयोग से पूछा। मैं एक और खुलासा करता हूं, 2019 में इसी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साहब हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं इस प्रोसेस को, और एक ऐप लॉन्च किया, माय वोटर्स टर्नआउट ऐप। उन्होंने कहा इधर वोट डालेंगे, इधर गिने जाएंगे और रियल टाइम डेटा लीजिए। अब जब 6 सत्र की काउंटिंग हो गई तो लोगों ने कहा साहब बड़ी संख्या में सीटें ऐसी है जो वोट डले उससे अधिक वोट कास्ट किए हुए बताए जा रहे हैं। जानते क्या समाधान दिया? उन 6 फेजेस का डेटा तुरंत हटा लिया, 7वें फेज का सिर्फ परसेंटेज देना चालू किया। आज तक हमको नहीं पता है ये संदिग्ध क्यों गतिविधियां हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश को उस प्रक्रिया से हटा दिया जिससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते थे। हमने गंभीर आरोप लगाए, प्रमाण के साथ आरोप लगाए, उस बीएलओ का हवाला दिया, हमने उस महिला का हवाला दिया गोदाबाई का, जिसके नाम से 12 वोटर कार्ड दिए और वोटर दिखाए। इलेक्शन कमीशन उस पर सफाई देता ना। हमने 1 लाख अवैध वोटर कैसे एक विधानसभा में पाए गए वो हमने प्रमाण दिए थे। उस पर बात करता पहले माधवपुरा की, उस पर भी कोई सफाई नहीं दी। और जहां तक जेनजी का प्रश्न है तो भाई अच्छा है सता रहा है भाजपा को, क्योंकि 84% लोगों की आमदनी कम कर दी, 1% लोगों के पास 40% संपत्ति पहुंच गई। क्या हुआ श्रीलंका में, क्या हुआ बांग्लादेश में, क्या हुआ नेपाल में? इनइक्वालिटी सबसे बड़ा कॉज था कि नेताओं के पुत्र और बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और उनको रोजगार के अवसर तक नहीं है। तब उन देश के लोगों ने प्रजातंत्र को बचाने के लिए आंदोलन किया। अभय जी, और बचाव करने के लिए बीजेपी सामने क्यों आ रही है? भाई चुनाव आयोग से सवाल है, चुनाव आयोग को जवाब देने दीजिए। चुनाव आयोग जो भी उसके आरोप लगा रहे हैं उसकी जो टेक्निकलिटी उसके संदर्भ में चुनाव आयोग ही जवाब देगा। हम उस बात के लिए गंभीर हैं, उस बात के लिए चिंतित हैं कि आप देश में चुनाव आयोग पर गलत आरोप लगाते हुए आप जो राजनीति करना चाहते हैं, देश के लोगों के अंदर में अराजकता का भाव भरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि अराजक किसने कहा युवाओं को? किसी ने नहीं कहा, मैंने कहा राहुल गांधी इंस्टीट्यूट के माध्यम से देश के युवाओं को बहकाना चाहते हैं, उन्हें अराजकता की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसका विरोध है। के शर्मा जी पहली बात पे रोकिए। आप कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा ना, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जवाब देगा, पर दिक्कत तो ये है कि चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। जब आप ये कह देते हैं कि साहब राहुल गांधी गलत आरोप लगा रहे हैं तो आप तो सीधे सीधे चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे रहे हैं। अब चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है सर, आप देख लीजिए कल का चुनाव आयोग का जवाब, और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद बखिया उधेड़ी जा रही है चुनाव आयोग की, उसके बाद वो चिट्ठियां दिखाई जा रही हैं जो कर्नाटका के अंदर सीआईडी की तरफ से लिखी गई है, और आखिरी चिट्ठी जो भेजी गई है वो 9 सितंबर 2025 की चिट्ठी भेजी गई है। 9 चिट्ठियां भेज दी गई हैं सर चुनाव आयोग की तरफ से। जो जवाब दिया गया था उसके बाद की चिट्ठियों का सिलसिला वो देश के सामने खुलकर आ रहा है। सर मैं एक नागरिक हूं और बतौर नागरिक मुझे इस बात की फिक्र है कि मेरा लोकतंत्र और मेरे लोकतंत्र को लेकर ये भ्रम अगर फैलाया जा रहा है, ये दुष्प्रचार अगर हो रहा है सर, विराम तो लगना चाहिए ना। मैं फिर से वही बात कहती हूं, दूध का दूध पानी का पानी, ये तस्वीर तो साफ होनी चाहिए ना। ये क्यों नहीं हो रही है? दिक्कत कहां पर आ रही है? मैं ये समझना चाहती हूं। के शर्मा आपसे जी। मैं जवाब जब महादेव पहली बार इन्होंने एटम बम फोड़ने की बात की और जो प्रेस किया महादेवपुरा को लेके, उसके बाद चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और लगभग सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। और आप तमाम मीडिया के लोगों ने ही महज 2 घंटे के अंदर सारे झूठ का पर्दाफाश किया अपने चैनलों में, महादेवपुरा के सारे जो ये आंकड़े थे सबको बता के। कल भी जो इन्होंने आरोप लगाए, चुनाव आयोग उसका जब भी होगा उचित जवाब वो चुनाव आयोग दे रहे, जाने कब देगा। लेकिन जो तथ्य सामने आए, क्यों बदलना पड़ा? एक बार उन्होंने राहुल गांधी ने प्रेस में कहा कि 6000 लगभग वोट डिलीट हो गए
और इसके बाद जब उनके प्रश्न आया कि उसमें तो कांग्रेस ही जीती, तो 7 बजे ट्वीट करके कहते कि नहीं डिलीट नहीं हुआ, डिलीट कर देते तो हम हार जाते। तो ये दोहरा चरित्र कहां से लाते हैं राहुल गांधी। और तीसरी बात, मैं कांग्रेस को एक बात जो अभी अभय जी बोल रहे थे, मैं अभय जी कान खोल के सुन लीजिए। 140 करोड़ भारतीयों का देश है ये, और इसकी जड़ें भारत लोकतंत्र की जननी है। भूल के भी सपने में भी मत सोचिएगा कि यहां अराजकता फैलाकर आग लगा देंगे। ये न नेपाल है, न श्रीलंका है, न बांग्लादेश है। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। पहले तो बरतानिया हुकूमत को उखाड़ के फेंक कर हमने प्रजातंत्र को स्थापित किया है, और भारतीय जनता पार्टी जो प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती उनको भी ये देश उखाड़ कर फेंकेगा और फिर प्रजातंत्र की स्थापना करेगा। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हुई। भाजपा का 10 साल से नारा है दाग अच्छे हैं, और आज लगता है कि डर अच्छा है। ये जो डर सता रहा है ये अच्छा है, ये प्रजातंत्र की स्थापना के लिए। क्यों मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देना नहीं चाहता चुनाव आयोग? क्यों वीडियो फुटेज देना नहीं चाहता चुनाव आयोग? अगर गंभीरता से इतने सारे पत्र सीआईडी लिख रही है कि हम चोर को पकड़ना चाहते हैं, तो आप चोर को बचाने में क्यों लगे हुए हैं? यह देश आपसे जानना चाहता है। क्या बगैर नोटिफिकेशन के, बगैर सूचित किए एसआईआर की प्रोसेस, जिसमें कहा था कि बिहार में घर घर जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, अगर वोट से नाम हटाया तो उनको सूचित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए वोटर, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं, बीएलओ तक नहीं आया, हमारे नाम गायब हो गए। विनोद कह रहा है कि मेरी मां उर्मिला देवी को कागज पर मार डाला इस सरकार ने। चंदन कहता है मेरी मां मीराबाई को कागज पर मार डाला इन लोगों ने। फेरिस्त है लंबी। बीएलओ गए नहीं, नकली हस्ताक्षर है, दस्तावेज लेने के बावजूद नाम काटे गए। जब इन लोगों ने 9 करोड़ घरों का रजिस्ट्रेशन नीतीश सरकार ने किया था, तो उससे वेरीफाई नहीं कर सकते थे वोटर लिस्ट को। जब इन लोगों के पास ये पता था आधार कार्ड है, जो शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट में कह रही है सरकार कि गलत राशन कार्ड को आधार से सीडिंग करके हमने समाप्त कर दिया, वो आधार को मानने को क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि एक नियोजित लिस्ट दी गई वोट काटने की। ये प्रजातंत्र पर दोनों तरह से हमला करना चाहते हैं, और राहुल गांधी होने नहीं देगा। विपक्ष के नेताओं के इन बयान को इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वीकार करना इस बात का परिचायक है कि इनका स्वभाव श्रीलंका की सरकार की तरह, बांग्लादेश की सरकार की तरह और नेपाल की तत्कालीन सरकार की तरह था। नेपाल के जेनजी पर आरोप मत लगाइए, सीने पर गोलियां मार दी गई पास से उनको। उदाहरण देता हूं मैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस साथ में सरकार थी, 5 लाख जेनजी को नौकरियां दी तेजस्वी यादव ने। इन्होंने क्या दिया? आइए बिहार में रोज लाठी चार्ज बर्बरता से मार रहे हैं। अरे ये भगवान क्या जुल्म है। अखिलेश यादव जी ने हजारों शिकायत इलेक्शन कमीशन को शपथ पत्र देकर की कि अवैध तरीके से वोट काट दिया, आज तक जवाब नहीं दिया। यार कोई मुद्दा नहीं है आपके पास बात करने का। कमिश्नर कोई मुद्दा नहीं है आपके पास। पहली आप राजनीतिक दिवालिया हो चुके हो कि कहीं से कहीं भाग रहे हो जलेबी की तरह। मुद्दे पे बात ही नहीं कर पा रहे। वोट काटने पर मुद्दे पे ही बात नहीं कर पा रहे हो आप तो। पार्टी को कोई चिंता नहीं होती। कि आपको याद है श्रीलंका में जो क्रांति हुई थी, जिसका नाम अर्गलया आंदोलन के नाम से निकाला गया, वो वहाँ पे जो एनर्जी क्राइसिस थी, पेट्रोल डीजल की क्राइसिस थी और महंगाई के लिए थी, उसका सीधा असर वहाँ के युवाओं को पड़ रहा था। बांग्लादेश में लिबरेशन फॉर जनरेशन करके आया, क्योंकि वहाँ की सरकार 30% कोटा उन नेपो किड्स के नाम पे करना चाहती थी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पे लगातार सालों से 71 से चला आ रहा था, और वो भी सीधे युवाओं के ऊपर असर डाल रहा था। और कमोवेश यही कुछ नेपाल में, जिसको फेसलेस रिवोल्ट करके कहा जाता है, उसमें भी यही हुआ कि आप लगातार न केवल सोशल मीडिया, इसके अलावा कई ऐसी चीज़ थी, भ्रष्टाचार, नेपो किड्स, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी, तो युवाओं को सीधे ही डाल रहा था। आज हिंदुस्तान में क्या स्थिति है? अगर आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पहले आप उसकी स्वायत्त संस्था होती थी, उससे ले सकते थे। लेकिन इस मोदी सरकार ने उसमें नियम बदल दिया और उसकी सारी ताकतें अपने हाथ में ले ली कि उसका कार्यकाल कौन होगा, उसका वेतन कैसा होगा, उसका भत्ता कैसे होगा, उसकी चार्जशीट कैसे बढ़ी जाएगी, वो सरकार तय करेगी। क्या स्वायत्ता रह गई वहाँ पर? और ये पूरा लोकतंत्र, 140 करोड़ का लोकतंत्र, जिस चुनाव पे आधारित है, जो एक व्यक्ति को वो ताकत देता है,
उसको चुनाव आयोग को चुनने का काम जो प्रधानमंत्री का था, लीडर ऑफ अपोजिशन का था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का था, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के पहले 2023 में संशोधन लाके उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के अपने चुने हुए कैबिनेट मिनिस्टर को ला दिया और 2-3 के बहुमत से हर समय वो सरकार का एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा, जो हम देख रहे हैं। तू समझा? हाँ। क्या ये लोकतंत्र मजबूत होगा? नहीं सर, पहले भी ऐसे ही क्या होता था इंटरनेट ना? और सोशल ऐसा तो मीडिया नहीं की है जो कि कुछ पर्सनल नया हुआ। जानकारी है और यहाँ पर वो अपने लिए जो जेनजी को लेकर और जो जेनजी की नाराजगी को लेकर आपने बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल सबका जिक्र कर दिया एक सांस में। तो इन देशों के अंदर सर इस तरीके की जब क्रांति हुई है तो वो कितनी हिंसक हुई है और उसमें कैसे सैकड़ों लोग मारे गए, मुझे लगता है इस पर भी जरा गौर करना चाहिए। इसीलिए सवाल यह है कि देश को कहां लेकर जाने की ये मंशा है। और वो सुब्रत पाठक उत्तर प्रदेश से ही आते हैं सर, उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि अगर ऐसा गुस्सा फूटेगा तो पहले निशाने पर राहुल गांधी और अखिलेश ही होंगे। आइए आशुतोष जी। रवाना जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कम से कम इतनी देर बाद मेरी पूरी बात सुन लेती तब कमेंट करती। खैर, आप लोग की आदत है विपक्ष के बीच में बोलने की। देखिए, मैंने कभी भी हिंसक चीज़ों को बात नहीं करी। ये देश गांधी का देश है। ये देश ने ब्रिटिश साम्राज्य को जहाँ पे कभी सूरज नहीं ढकता था उसको ख़त्म किया है। और उस गांधी ने जिसने चप्पल और एक चादर ओढ़ के यहाँ पर, उसने कभी माफ़ी नहीं मांगी, उसने हिंसा का साथ नहीं दिया। हम उसके अनुयायी हैं। तो हिंसक आंदोलन तो इस देश में नहीं हो सकता, लेकिन क्रांति जरूर हो सकती है। मोदी सरकार जिस प्रकार से, और आप कह रही थी कब ऐसा होता था, चुनाव आयुक्त की जो अपॉइंटमेंट होता, नियुक्ति होती तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहता था। अभी 2023 का अधिनियम बदला है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर की इंट्रोड्यूस किया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है। आधार के नियम को अभी 2023 में बदला गया है जिसमें आपकी पर्सनल जानकारी को सरकार उपयोग कर सकती है। यह आपकी निष्ठा का उल्लंघन नहीं है? किस कारण से आरटीआई अधिनियम बदला गया है? और चुनाव आयोग के ऊपर तो यह भी कह दिया गया कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। आप क्या बात कर रही हैं? क्या इस देश का युवा, जेनजी हो, मिलेनियल हो, जनरेशन एक्स हो, वो आंख बंद करके नहीं बैठा है रुमाना जी? वो भी बैठा हुआ है। वो जानता है क्रांति कैसे करनी है। इस देश के नियम अलग होंगे, लेकिन क्रांति का नियम एक ही होता है, सत्ताधारियों को उनके घर से हटाना और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को वापस करना। ये हमारे युवाओं के ऊपर है, इस देश के सारे 140 करोड़ के ऊपर है, और वो समय आ गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मजा आया।